शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बस यही बाकी निशान होगा। एक ऐसी ही शख्सियत जो शौहर की शहादत के बाद 1 साल के अंदर ही इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनी। जिंदगी के हर मोड़ पर इन्हें एक चैलेंज मिला। हारी तब भी नहीं जब शौहर शहीद हुए और हारी तब भी नहीं जब व्हील चेयर पर थी। शायद यही वो जज्बा है जो देश के जवानों में होता है। आइए मुलाकात कीजिए कैप्टन शालिनी सिंह से, जो 2017 में मिसेज इंडिया क्लासिक क्वीन ऑफ सब्सटेंस भी बनी। कैप्टन शालिनी, आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद तरन्नुम, मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं यहाँ पे आई और आप लोगों से जुड़ी। कैप्टन शालिनी, जैसे हम सभी को मालूम है कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे आप अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों के बारे में बताएं। आपका बचपन कहाँ गुजरा, कैसा था, पढ़ाई लिखाई ये सब कहाँ से हुआ? जब मैं अपने बचपन को याद करती हूँ तो एक बहुत सुखद, जिसमें हमें मेरे माँ बाप ने मुझे पूरा वो सुख दिया। वो मतलब एक माता पिता का फर्ज होता है अपने बच्चों को जो लाड प्यार से वो पालते हैं, तो वही मुझे याद आता है कि एक बहुत अच्छा बचपन बीता है मेरा। आप बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड रही अपनी फैमिली में और आपकी शादी भी बहुत कम उम्र में हो गई। मैं राजपूत फैमिली को बिलोंग करती हूँ। थोड़ा सा हमारे जो ये कम्युनिटी होती है, थोड़ा सा हम कंजर्वेटिव होते हैं, थोड़ा डॉटर्स को बहुत प्रोटेक्ट करके हम बड़ा करते हैं। बहुत शील्डेड एनवायरनमेंट में होते हैं लड़कियाँ, तो उस तरह से मुझे भी एक बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में बड़ा किया गया। मेरा एक जुड़वा भाई था, तो वो चीज़ मेरे लिए और भी स्ट्रांग थी कि उसके साथ साथ मैं बड़ी हुई। एक लेडी की एग्जिस्टेंस तभी कंप्लीट है या वो तभी सेफ एंड सिक्योर है जब एक मैन उसकी लाइफ में है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो फादर हो, चाहे वो ब्रदर हो, चाहे वो हस्बैंड हो, कोई भी हो, बट एक मैन का एग्जिस्टेंस इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, मैं पढ़ने में बहुत अव्वल नहीं थी। जैसे एक बस पढ़ती थी कि हाँ भाई पढ़ाई जरूरी है, बट मेरे फादर मदर जरूर चाहते थे कि मैं कुछ लाइफ में करूं, डॉक्टर, इंजीनियर, जैसे हर एक माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे कुछ करें। लेकिन कई बार आपको अपनी काबिलियत पता होती है कि आप कौन सी चीज कर पाएंगे और कौन सी नहीं। तो मुझे अपनी काबिलियत पता थी कि मैं शायद कोई प्रोफेशनल एग्जाम नहीं निकाल सकती हूँ, तो मैं ज्यादा उस बारे में नहीं सोचती थी। और कहते भी थे मदर फादर, तो मैं बहुत टेंशन में आ रही थी कि कैसे मैं अपना करियर बनाऊंगी। मेरा ऐसा कोई फोकस नहीं था, बस मुझे लगता था जो बेयर मिनिमम पढ़ाई चाहिए वो मैं करके बस एक हो जाए कि हाँ मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। फिर शादी हो गई आपकी? हाँ, शादी भी एकदम अचानक से मेरी तय हो गई। मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी वो मेरी क्लास फेलो थी कॉलेज के टाइम में। तो उनके ब्रदर आर्मी में थे, तो वो उनके लिए लड़की देख रहे थे उनकी शादी के लिए। तो उसने, क्योंकि हम सेम कम्युनिटी के थे, तो उसने मुझे ऐसे बोला कि हमारे ब्रदर के लिए अगर कोई लड़की हो तो अपनी मदर को बोलना, हमें बताएंगे। तो मैंने घर आके मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे कोई लड़की हो तो आप बता दीजिएगा, मेरी उस फ्रेंड के ब्रदर आर्मी में है और देख रहे हैं। 2-3 दिन के बाद मम्मी ने सोचा और उनको दिमाग में आया कि अपनी बेटी की शादी तो करनी ही है। तो आर्मी वालों की लाइफ जो भी हम सुनते हैं, देखते हैं, उस टाइम मम्मी को ये था कि आर्मी की लाइफ बहुत ही अच्छी होती है, बहुत कंफर्ट होता है, बहुत लग्जरी लाइफ होती है, जो कि एक सिविलियन देखता है जिस चीज को। जब उन्होंने मुझे कहा तो फिर मुझे इनिशियली तो बहुत अजीब सा लगा कि मैं बहुत यंग हूँ, बट कहीं ना कहीं हुआ कि चलो ठीक है, मतलब शादी तो करनी ही करनी है। तो उस हिसाब से जब पता चला कि आर्मी में है लड़का, तो बात आगे बढ़ाई गई और मेरी शादी हुई। शादी के बाद किस तरह की लाइफ आप जी रही थी? हमें आर्मी के बारे में कुछ पता नहीं था, टोटली सिविलियन बैकग्राउंड था मेरा, मुझे कोई एक्सपोजर नहीं था आर्मी का। और जब शादी हुई तो मैं बहुत थोड़ा नर्वस भी रहती थी, क्योंकि कहते हैं कि आर्मी लाइफ को एडजस्ट करना, देखना, समझना, तो मेरे लिए सब कुछ नया था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर एक चीज। थोड़ा सा लाइफ डिफरेंट होता है, बट इतना भी डिफरेंट नहीं होता है कि आप एडजस्ट नहीं कर सके। खुशहाल जिंदगी थी, बहुत ही अच्छी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे, कहते हैं आर्मी ऑफिसर्स जो होते हैं या जो मेरे हस्बैंड, दोनों का जो कॉम्बिनेशन था वो बहुत ही अच्छा था। वो बहुत ही मतलब एक बहुत ही सज्जन और बहुत ही लविंग और केयरिंग ह्यूमन बीइंग थे। हस्बैंड नहीं बोलूंगी, वो ह्यूमन बीइंग ही बहुत अच्छे थे, वो सबका बहुत ध्यान रखते थे। तो स्पेशली फिर जब मैं उनकी स्पाउस हूँ तो वो उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा और हर उस चीज में एहसास नहीं होने दिया कि तुम छोटी हो तो तुम्हें डोमिनेट करना। या उन्होंने हमेशा मुझे बहुत रिस्पेक्ट के साथ, जो भी मेरा उनके साथ समय बीता, बहुत अच्छा याद करती हूँ। तो वो समय शायद बहुत बढ़िया समय था मेरी लाइफ का। आपकी उम्र महज 23 साल थी
और अचानक आपको पता चलता है कि आपके जो हस्बैंड हैं वो शहीद हो गए हैं, और जब आपको ये मालूम चला, कैसा लग रहा था उस टाइम आपको, क्या सोच रही थी? तरन्नुम, ये लाइफ का वो समय था जो शायद कोई भी पत्नी नहीं सोचती होगी अपने लिए, और कोई भी घर का सदस्य अपने परिवार के सदस्य के लिए ऐसा नहीं सोचता होगा। और मैंने आर्मी में रहते हुए भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा कि मेरे हस्बैंड शहीद हो जाएंगे। जब इनकी जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टिंग आई थी उस टाइम भी मैं थोड़ा सा घबराई थी। अच्छा। और मतलब मैं काफी डर भी गई थी। तो इन्होंने मुझे कहा कि मैंने शादी तुमसे नहीं की है, पहले यूनिफॉर्म पहनी है, तो मेरी जो लाइफ है वो इज नॉट फॉर यू या परिवार के लिए, पहले ये देश के लिए। देश के लिए। और अभी तुम एक फौजी की बीवी हो तो तुम्हें भी उस चीज को समझना है और स्ट्रांग होना है। तो उस टाइम तो मुझे वो बातें इतनी समझ नहीं आती थी, अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं। एक छोटा सा बच्चा था मेरा, मतलब शादी के 2 साल बाद मुझे एक बेटा हुआ था। मेरे लिए वो सबको देखना संभालना ज्यादा बड़ी चीजें लगती थी, और देश की चीजों के लिए जो मेरे हस्बैंड समझाते थे। जब इनकी शहादत की खबर आई तो मुझे उस दिन तो बताया नहीं गया, खाली मुझे ये बताया गया कि इनको इंजरी हुई है। उस समय मेरे फादर इन लॉ के पास खबर आई थी, और पहली खबर यही आती है कि इंजरी हुई है, क्योंकि कभी भी पहली खबर में ये नहीं बोलते हैं कि डेथ हो गई है, क्योंकि शॉक ना लगे। 2-3 घंटे बाद दोबारा बताया गया कि ऐसे ऐसे शहीद हो गए हैं, लेकिन मुझे तब भी नहीं बताया गया। सबको घर में पता था सिवाय मेरे, क्योंकि सब ये डर रहे थे कि मैं उस चीज को कैसे एक्सेप्ट करूंगी या मेरा क्या रिएक्शन होगा। तो 24 आवर्स से ज्यादा टाइम तक मुझे पता नहीं लगा था। अच्छा। तो मुझे अगले दिन मतलब कोई 30 घंटे के बाद ये बताया गया कि हम लखनऊ जा रहे हैं उनको लाने। तो मैं भी अड़ गई कि मैं भी चलूंगी। काफी लोगों ने चाहा कि नहीं तुम घर पे रहो, हम लेके आएंगे। बहुत भीड़ हो गई थी घर में, क्योंकि न्यूज़पेपर में आ गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था, और सब लोग चुप थे। सब ने बहुत ऐसा फेस कर रखा था, कोई एक आंसू नहीं बहा रहा था कि मुझे ना पता लग जाए। जब हम लखनऊ के लिए निकले तो जहाँ पे हमें पहुंचना था, वहां पहुंचने के थोड़ी देर पहले इन लोगों ने गाड़ी रोक के, जो भी साथ में लोग गए थे, उन्होंने मुझे रास्ते में रोक के ये चीज बताई। आप मानोगे नहीं, तब तक मुझे यही पता था कि वो इंजर्ड है, मैं जाऊंगी, मुझे देखेंगे, खुश होंगे, हम मतलब बात कर सकते हैं। मुझे एक सेकंड को भी दिमाग में ये नहीं आ रहा था कि मैं इनको खो चुकी हूँ। तो एक तरह से मुझे ले जाके सीधे कॉफिन के सामने खड़ा कर दिया है। कॉफिन जिसमें इनका नाम और नंबर लिखा हुआ है और ट्राई कलर में रैप्ड है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम परवाज में। कैप्टन शालिनी, आपने बताया कि वो जो आपकी जिंदगी का वो लम्हा था वो आप पर कैसा गुजर रहा था? पहला थॉट था कि आई विल जस्ट गिव अप, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। अच्छा। और मैं अपनी अब तो ये था दिमाग में कि जीना बच्चे के साथ नहीं चाहती हूँ, उसके बिना कैसे जाऊँ मैं इस दुनिया को छोड़ के। 2-3-4 दिन मैं इसी दिमाग में उलझी रही कि नहीं, मेरे को नहीं जीना है, लाइफ को छोड़ना है। बट कहीं ना कहीं वो जो मेरा एक बेटा था उसने मुझे बहुत बड़ा लाइफ लेसन दिया। इतनी भीड़ भाड़ में जहाँ सब रो रहे हैं, उसको नहीं पता था कि उसके फादर के साथ क्या हुआ या उसकी मदर क्या सोच रही है इस समय। वो अपना खेल रहा है, मुस्कुरा रहा है। उसको देख के मुझे लगा कि नहीं, मैं एक शहीद की वाइफ हूँ। शायद उस दिन मुझे समझ में आया असली मतलब एक शहीद क्या होता है, देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर करना क्या होता है, और कैसे हमारी अपनी लाइफ से ज्यादा देश के लिए सेवा इम्पोर्टेंट होती है। वो शायद उस दिन मुझे समझ में आया। और फिर एक दिमाग में आया कि मैं खुद आर्मी ज्वाइन करूं। अच्छा। और एक बार इन्होंने मुझे कहा था अच्छा कि कितना अच्छा होता अगर मैं भी आर्मी में होती। तो उस टाइम मैंने कहा अब तो ये हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं ये दिमाग में ख्याल आया। आपकी थी। और कुछ इनके जो यूनिट के लोग आए थे उन्होंने भी मुझे ये चीज बोली। तो ये थॉट आया कि शायद मैं आर्मी ज्वाइन करके उस लाइफ में दोबारा जाऊंगी तो कहीं ना कहीं इनका साथ रहेगा। जो आपके इन-लॉज थे, क्या वो इस बात के लिए राजी थे? मुझे सबका सपोर्ट नहीं मिला इस डिसीजन में। जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक राजपूत फैमिली से थी, जो कि हमारे यहाँ लड़कियों को, बहुओं को इतनी ज्यादा इंडिपेंडेंस नहीं थी। और फिर कहीं ना कहीं जब आप विडो हो जाते हो, आपके हस्बैंड नहीं रहते, जो हमारे यहाँ एक विडो का जो टैग है वो बहुत ही भारी टैग है। पूरा आपका नजरिया लोग बदल देते हैं, आपको वो भी आपको अलग देखते हैं और आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि आप कुछ अलग हो गए हो इस समाज से। लेकिन मेरे माता पिता ने बहुत सपोर्ट किया मुझे इस डिसीजन में, और इनके आर्मी के लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। तो उसी एक सपोर्ट के साथ मैं
एक हिम्मत आई कि मैं एक कोशिश तो जरूर करूंगी, बाकी तो मुझे पता नहीं आगे मैं कर पाऊंगी कि नहीं, ये मुझे भी नहीं पता था। तो आपने ये उस हादसे के 10 दिनों के बाद ही डिसाइड किया कि आर्मी में एक जो एग्जाम होता है उसमें आप बैठेंगी? हाँ, 1 हफ्ते और 10 दिन के अंदर मुझे ये थॉट आया, और इस थॉट को मैंने जब शेयर किया तो बहुत लोगों ने सोचा शायद शॉक और ट्रॉमा की वजह से दिमाग हिल गया है इसलिए ऐसी बातें कर रही है। लेकिन मेरे पास टोटल पूरा जो रिएक्शन टाइम था वो बहुत कम था कि इनकी डेथ होने के बाद जब तक मैं एग्जाम का फॉर्म भरूंगी, एग्जाम की डेट इतनी पास आ रही थी कि मेरे पास सिर्फ 20 या 22 दिन थे एग्जाम की तैयारी करने के, और उनकी डेथ के सिर्फ 1 महीने के अंदर ही मुझे पता लगा कि इस डेट को एग्जाम है। तो टोटल जो मेरे पास टाइम था वो 20 या 22 दिन का था इनकी डेथ के बाद। वक्त ऐसा था कि पढ़ाई में आपका मन नहीं लग पा रहा होगा, तो किस तरह से आपने तैयारी की, कितना वक्त दे पा रही थी, और एग्जाम में बैठने से पहले क्या लग रहा था मैं कर पाऊंगी या नहीं? आर्मी का ज्यादा क्या है कि पढ़ाई से ज्यादा वो आपका इमोशनल और मेंटल जो एग्जाम है वो चेक करते हैं कि मेंटली आप कितने स्ट्रांग हो आर्मी, और फिजिकली आप कितने स्ट्रांग हो। और आप मानोगे नहीं तरन्नुम, मैं दोनों में ही बहुत वीक थी, क्योंकि मैंने कभी किसी स्पोर्ट टाइप एक्टिविटी में पार्ट नहीं लिया था स्कूल में। मैं बिल्कुल एडवेंचरस नहीं थी, और आर्मी बिल्कुल अलग एक तरह की दुनिया है। सबके लिए ये बहुत ही नई सी चीज थी सोचने के लिए कि क्या मैं कर पाऊंगी ये नहीं। मेरे से ज्यादा लोगों को ये था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, और मेरे दिमाग में था कि मुझे करना ही करना है। मैंने अपने लिए कोई दूसरा ऑप्शन रखा ही नहीं था। फिर आप एग्जाम में बैठी? एग्जाम से पहले क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था तो मैंने एक कोचिंग किया ये समझने के लिए कि उस एग्जाम में ये क्या पूछेंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले कोई प्रोफेशनल एग्जाम नहीं दिया था। और जो हमारा आर्मी का एग्जाम है वो हमारी इंडिया का बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम माना जाता है, क्योंकि 5 डेज का एग्जाम होता है। उसमें वो आपका हर तरह से वो आपको टेस्ट करते हैं। 5 डेज आपका मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, रिटन, हर तरह का जो भी आप सोच सकते हो हेड टू टो आपका एग्जाम अंदर बाहर लेते हैं आपको टेस्ट करने के लिए। तो एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी मुझे कि वो करते क्या है। और इस एग्जाम की तैयारी में भी मेरे साथ एक और था कि मेरा बच्चा बहुत छोटा था। हाँ। उसको छोड़ना और एग्जाम की तैयारी करना मेरे लिए बहुत हर समय एक मुश्किल काम रहता था। और इन दोनों के साथ साथ क्योंकि हस्बैंड को शहीद होके बहुत कम टाइम हुआ था, उस चीज का भी एक दिमाग में रहता था कि मेरे साथ क्या हो गया है, या मेरे साथ, हमारे दिमाग में आता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया है। या तो ये बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती थी। लेकिन जब मैं एग्जाम की तैयारी करती थी तो और कुछ नहीं सोचती थी, मुझे ये करना है। और जब मैं एग्जाम देने पहुंची, बड़ा मुश्किल टाइम था वो भी, क्योंकि वो बहुत सारे लोग आए थे और ऐसा मुझे कोई प्रेफरेंस नहीं मिल रहा था कि शहीद की वाइफ है तो इनको पास करा दो एग्जाम। जैसे बाकी वहां पे लोग आए थे एग्जाम देने, मैं भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह अपियर हुई थी एग्जाम देने। बच्चा इतना छोटा था, एग्जाम सेंटर में वो अलाउड नहीं था, तो मेरे माता पिता उसको लेके बाहर बैठते थे। 5 डेज वो बाहर बैठे रहे और मैं अंदर एग्जाम देती। हर ब्रेक में मैं बाहर जाती, उसको मिलके थोड़ा कुछ खाना वाना खिला के 10 मिनट टाइम स्पेंड करके मैं वापस आके अपने अगले एग्जाम में अपियर होती थी। तो वो 10 मिनट जब मैं बाहर जाती थी तो सारा दिमाग उस बच्चे में लगा होता था, अंदर आती थी तो सारा दिमाग कि मुझे इस सेट ऑफ एग्जाम को क्लियर करना है। तो बहुत डिफिकल्ट टाइम था, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एक कोई संकल्प कर लें कि आपने ये करना है, तो फिर वो कहते हैं ना सारी कायनात मिल जाती है उसको पूरा कराने के लिए। तो शायद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अपना एक संकल्प कर लिया था कि मुझे ये करना ही करना है। फादर को थोड़ा डाउट था, वो मुझे कहते थे बेटा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम हैं। लेकिन मैंने कहा। फिर आप उस एग्जाम में बैठी, आपने वो एग्जाम क्लियर किया, और जब 1 साल बाद आप अपने पति का कीर्ति चक्र लेने गई तो आप खुद आर्मी की यूनिफॉर्म में थी। शायद ये मेरी जिंदगी का तरन्नुम सबसे ज्यादा प्राउडेस्ट मोमेंट जिसको मैं बोलती हूँ। और इतने साल हो गए उस अवार्ड को लेके, लेकिन आज तक उससे बड़ा कोई मोमेंट आ नहीं पा रहा है मेरी लाइफ में। एक कहते हैं कि आप कैसे श्रद्धांजलि देंगे अपने सबसे करीबी इंसान को जो आप, तो शायद मैंने उनका जो कीर्ति चक्र है यूनिफॉर्म में लेके, शायद इससे बड़ी श्रद्धांजलि मैं उनको नहीं दे सकती। बहुत मुश्किल था वो 1 साल, उस यूनिफॉर्म को इतने आसानी से नहीं मिली। वो ट्रेनिंग बहुत टफ थी मेरे लिए, बहुत ज्यादा टफ थी मेरे लिए। कई बार दिमाग में आया कि छोड़ दो, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे कोई जज नहीं करेगा। लेकिन एक अपने ऊपर था, मैं अगर इसमें फेल हो गई तो शायद मैं अपने हस्बैंड की नजरों में फेल हो गई। और इतने बहादुर इंसान की वाइफ इतनी वीक नहीं हो सकती। जब इनका अवार्ड लेने गई, जब श्री अब्दुल कलाम जी ने मुझे वो कीर्ति चक्र दिया, एक बहुत प्राउड फीलिंग भी साथ चल रही थी और बहुत दुख भी साथ चल रहा था, दोनों चीजें साथ चल रही थी। लेकिन एक यूनिफॉर्म में एक ऐसा लग रहा था कि शायद यही जा रहे हैं और मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ इन दोनों चीजों के बीच का।
बहुत ही इमोशनली बहुत मुश्किल टाइम था वो, और बट एक बहुत खुशी हुई कि मैंने इतना बड़ा काम किया कि मैंने उस यूनिफॉर्म को हासिल किया। जैसे आपने बताया कि इन-लॉज नहीं चाहते थे कि आप जॉब करें या आर्मी ज्वाइन करें, घर से बाहर जाएं। जब आप यूनिफॉर्म में वो कीर्ति चक्र लेने गई तो उनका क्या रिएक्शन था? बहुत खुश हुए वो। जब मैं ऑफिसर बनी, जिस दिन मेरा कमिश्निंग था एकेडमी में, मेरे इन-लॉज आए थे। 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं रहा, और लेकिन जब मेरा पासिंग आउट था तो मैंने उनको कॉल किया कि मैं चाहती हूँ आप लोग आएं, शायद वो देखेंगे तो उनको लगेगा उनका जो बेटा है वो वापस आ गया है। और वो आए तो उनको बहुत खुशी हुई और बहुत फक्र हुआ। तो वो जो एक थॉट प्रोसेस था उनका चेंज हुआ। कैप्टन शालिनी, ये एक ऐसा हादसा नहीं था आपकी जिंदगी में कि एक अकेला था या आखिरी था। इसके बाद बहुत सारे ऐसे मोड़ आए आपकी जिंदगी में जहां और हादसे आपका इंतजार कर रहे थे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम परवाज में। कैप्टन शालिनी, आपने बताया कि किस तरह से कितनी मेहनत के बाद आप आर्मी ऑफिसर बनी, लेकिन इसके बाद एक और हादसा आपकी जिंदगी में बाकी था। आपका एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। तरन्नुम, वो जो मेरा एक्सीडेंट है वो उन लोगों की वजह से हुआ जो सड़क पे ये सोच के चलते हैं कि ना उनको अपनी जान की परवाह है ना दूसरों की जान की परवाह है। तो किसी और की गलत ड्राइविंग की वजह से मेरा बहुत ही बुरा रोड एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मेरे 18 के आसपास फ्रैक्चर हुए। मेरे सीधा मैं 1 ईयर के लिए एक तरह से बेड पे हो गई और बिल्कुल चलना फिरना मुश्किल हो गया। इतनी ज्यादा इंजरीज थी कि डॉक्टर ने कहा था कि मैं लाइफ लॉन्ग थोड़ा सा लंगड़ा के चलूंगी। और थोड़ा आर्मी में आने के बाद मेरे को रनिंग का शौक हो गया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप रनिंग नहीं कर सकते हो। ये एक चैलेंज हो गया था। पहला चैलेंज तो ये था कि बेड से उठना ही चैलेंज था। उस पूरे टाइम में 1 साल लगा, बेड पे रही, फिर व्हील चेयर पे आई, फिर धीरे धीरे छड़ी के सहारे चलना स्टार्ट किया। फिर ये भी दिमाग में बैठ गया कि अब मुझे दौड़ नहीं सकती हूँ, नॉर्मल चल नहीं सकती। तो उस चीज को मैंने दिमाग में बिठाया और धीरे धीरे मैंने शुरू किया अपना प्रैक्टिस कि नहीं, मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना था। एक कोई दिमाग में मुझे ये बोल दे आज की डेट में कि आप ये नहीं कर सकते हो, फिर मैं उसी के पीछे लग जाती हूँ कि जब तक अब ये नहीं कर लूंगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। तो अब इतने सालों में अब मैं मैराथन दौड़ती हूँ, आगे बढ़ती रहती हूँ और घर में भी डांट खाती रहती हूँ कि अपनी चोट का ध्यान रखो ये वो, बट कोई नहीं। मुझे लगता है ये सब हमारे दिमाग में ज्यादा होता है। आपने दूसरी शादी की, वो शादी भी आपकी कामयाब नहीं हो पाई। कम एज में हस्बैंड शहीद हुए। उसके बाद सबको लगता था कि लाइफ बहुत लंबी है, अकेले कैसे बीतेगी। हमेशा सब कुछ कोई चाहता है कि उनके बच्चा खुश रहे, तो ऐसे ही सब चाहते थे कि मैं रीमैरिज कर लूं। तो मैंने इस थॉट को सोचा कि मेरा बच्चा है, वो भी अकेला है, मैं हूँ, ठीक है, एक फैमिली का सपना जो मेरे दिमाग में शुरू से रहता था, तो उस हिसाब से मैंने रीमैरिज किया। बट कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल नहीं हुई। मैं डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम बनी। मुझे काफी चोट आई, मेरे सर में हेड इंजरी हुई और बहुत में शायद कोई ग्लास मार दिया। हाँ, मेरे को सर पे ग्लास हिट किया था और मेरे 32 के आसपास टाँके आए थे। ये बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। शादी को निभाने का जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मेरी थी, क्योंकि एज अ वुमन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा जो समाज है ना, वो हर चीज एक औरत के ऊपर डाल देता है कि आप ही की जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल टाइम वो भी था, क्योंकि इसके बाद मैं डिप्रेशन, एक तरह से ट्रॉमा और डिप्रेशन का थोड़े टाइम के लिए शिकार हुई, क्योंकि लगता है कि बार बार मेरे साथ ही ऐसी चीजें क्यों हो रही। इस बीच मैंने अपने फादर को भी इंतकाल हो गया, वो नहीं रहे, तो कई सारी चीजें एक साथ हो रही थी। तो लाइफ में क्वेश्चन मार्क लग गया था कि क्या है मेरी जिंदगी, कैसे मैं इसको ऐसे इतने कष्टों के साथ, मतलब, और लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। इन्हीं सब सवालों के जवाब के बाद मैंने सिर्फ ये सोचा कि अब मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगी। जैसे मैंने आर्मी की ट्रेनिंग कर ली, मैंने उस समय इतने बड़े कष्ट को निकाल के मैं आगे बढ़ी। तो ये सब तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो लाइफ में आती है। स्पीड ब्रेकर्स हैं जो मेरी स्पीड को तोड़ते रहेंगे और मुझे वापस चलते रहना पड़ेगा। इसके बाद आपने जॉब भी की। क्या आपने आर्मी की जॉब से रिटायरमेंट ले लिया था? मैंने आर्मी का पूरा जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था वो पूरा करने के बाद मैंने साथ साथ पढ़ाई भी अपनी पूरी की। मेरे फर्स्ट हस्बैंड ने ये जरूर कहा था कि अपनी पढ़ाई जरूर पूरी करते रहना, कभी पढ़ाई को मत छोड़ना। तो जब मेरे हस्बैंड शहीद हुए थे तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, वो पढ़ाई मेरी बीच में छूट गई थी, लेकिन फिर मैंने आर्मी में रहते रहते अपनी पढ़ाई पूरी की। मैंने MBA किया और उसके बाद मैं बाहर, आर्मी छोड़ने के बाद मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर रही थी। मैंने 11 साल कॉर्पोरेट में जॉब किया। अच्छा। और 2017 में मैंने जॉब को छोड़ा और उस टाइम मैंने एक मिसेस इंडिया में पार्ट लिया और वो खिताब भी जो मैंने सोचा नहीं था मैं जीतूंगी। दिमाग में ऐसा क्या आया कि पहले आर्मी ऑफिसर,
फिर सोशल वर्कर, और उसके बाद आप एक क्राउन जीतने चली गई। ये दिमाग में कैसे आया? इसमें दो चीजें, एक तो मेरी फ्रेंड सोचती थी कि मेरी जो फ्रेंड थी उसका कहना था कि तुम लाइफ में इतना कुछ कर रही हो, तुम्हारी लाइफ लोगों को पता होना चाहिए कि कहीं भी हिम्मत नहीं खत्म होती है। अगर तुम लाइफ में करना चाहो तो कितने भी बाधाएं आए, आप आगे बढ़ना चाहें तो आप बढ़ते रह सकते हैं। पर मेरे दिमाग में क्या है कि जिंदगी एक ही है, मैं इसको भी ट्राई कर लेती हूँ। अगले जन्म में पता नहीं क्या बनूंगी, पिछले जन्म में क्या थी, तो एक ही एक्सपीरियंस है। कहीं ना कहीं शायद बचपन में ये सब छूट गया था, लाइफ में इतनी चीजें हो रही थी, तो किसी को इंस्पायर करने के लिए नहीं, खुद को एक एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने सोचा कि मैं इसमें पार्ट लेती हूँ। इसमें भी दो रीजन थे। एक होता है कि हमारे समाज में विडो हैं तो आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इन सब चीजों से भी ऊपर उठने के लिए मेरे दिमाग में था कि मैं वो करूंगी जो हमारे समाज में कहा जाता है कि एक सिंगल लेडी को ये नहीं करना चाहिए। तो उस सब सोच के साथ मैंने पार्टिसिपेट किया। और विनिंग और लूजिंग मैं अपने दिमाग में कभी नहीं रखती, जीत हार से मेरा कोई वो नहीं है। मैं कोई भी काम बस करती हूँ अपना, अगर आप पूरा फोकस, सिंसियरिटी और ईमानदारी के साथ वो काम करेंगे तो रिजल्ट आपके फेवर में ही जाएगा। जब मैंने क्राउन विन किया, जब उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया, तो वो भी शायद एक बहुत ही सरप्राइजिंग मोमेंट था मेरे लिए। वो 5 दिन, वहां भी 5 दिन थे, जो मैंने आर्मी की एग्जाम दिया था वो भी 5 दिन थे और ये भी 5 दिन थे। और इन 5 दिनों में मैंने सोचा कि जब मैंने आर्मी की ट्रेनिंग कर ली तो ये भी कर ही लूंगी। मुश्किल ये भी बहुत था क्योंकि मेरा कोई ऐसा ब्यूटी, फैशन, ग्लैमर की इंडस्ट्री से कोई ऐसा लेन देन नहीं था। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और क्राउन मिलना, मैं हमेशा कहती हूँ, इट इज लाइक आइसिंग ऑन द केक। और ये क्राउन भी डेडिकेट किया था मैंने अपने हस्बैंड को जो शहीद हुए थे। जब मुझे आर्मी की कैप मिली वो भी उनको डेडिकेट किया, और जब क्राउन मिला तो वो भी उनको डेडिकेट किया। अभी आपका बेटा बड़ा हो चुका है और सोसाइटी के लिए कुछ कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें देख चुकी हैं, बहुत अलग अलग फेज आपने लाइफ के देखे। तो अभी अगर आप जिंदगी में पीछे मुड़कर देखती हैं तो क्या देखती हैं और अपने आप को कहाँ पाती हैं? जब मैं पीछे मुड़ती हूँ तरन्नुम, कभी कभी डर लगता है, विश्वास नहीं होता कि ये मेरी ही लाइफ का रास्ता है और मैं इस पे कैसे चल के आई हूँ। घबराहट भी होती है, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा एक अपने ऊपर ही खुशी होती है कि मैंने बहुत प्राउडली उस चीज को, सफर को तय किया है। और सफर सभी के मुश्किल होते हैं, इंसान बन के आए हैं तो सफर इतना आसान नहीं मिलेगा, लेकिन हम उसको कितनी अच्छे से निकाल लेते हैं। बहुत खुशी होती है कि मैंने एक बहुत प्राउडली किसी का सर नहीं झुकने दिया, और हर चीज में मैंने बहुत अपना पूरा ईमानदारी के साथ उस चीज को किया है। और यही सब सोच के फिर मैंने अब अपने साथ कई लोगों को जोड़ा है। मैं समाज सेवा में बहुत ज्यादा जुड़ी हूँ। उससे मुझे क्या लगता है कि अगर मैं इतनी चीजें कर सकती हूँ, तो अगर मुझे भी बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, तो मैं अगर किसी को आज कर सकती हूँ तो मैं वो करके सबको उन परेशानियों से जितनों को निकाल सकती हूँ, मेरी कोशिश रहती है मैं निकाल लूँ। इतनी सारी चीजें तो आप जिंदगी में कर चुकी हैं, लेकिन हाल फिलहाल आपने एक पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन की। उसको ज्वाइन करने की क्या वजह है? पॉलिटिक्स में क्यों आ गई? मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं था और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन जब मैं समाज सेवा करती हूँ तो बहुत सारे काम ऐसे करती हूँ जो मुझे लगता है जो हमारे नेता हैं या जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो उस काम को कर सकता है, बट वो करना नहीं चाहता है। क्योंकि शायद कहीं ना कहीं आज हमारी कंट्री में पॉलिटिक्स के मतलब ही बदल गया है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो करना चाहते हैं लोग, वो जाते नहीं हैं, और ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं जो चाह के भी नहीं करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इस थॉट के साथ गई हूँ कि शायद इस सिस्टम में जाके मैं बहुत सारी चीजों को अपने आप बदल सकूं। बदलने से भी ज्यादा मैं उन लोगों को हेल्प कर सकूं, क्योंकि मैं उस सिस्टम में हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई वेस्ट अगर मैं इस देश के लिए आगे कुछ न करूं। कहीं ना कहीं हम पहले बोलते थे पॉलिटिक्स का मतलब देश सेवा है, आज पॉलिटिक्स का मतलब बदल गया है। पॉलिटिशियंस जो हैं अपनी ही सेवा करने में लगे हैं, देश तो कहीं पीछे रह गया, लोग पीछे रह गए। तो शायद हमारे जैसे कुछ लोगों की जरूरत है। कैप्टन शालिनी, उम्मीद करते हैं कि हम आपको इस तरह के काम करते हुए देखें जो आप करना चाहती हैं। आपका यहाँ आने के लिए, अपनी जिंदगी के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद तरन्नुम, मुझे बहुत ही खुशी हुई आपसे मिलके। तो ये थी कैप्टन शालिनी। आपसे अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी किसी ऐसी ही जज्बे से भरी हुई हस्ती के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।